एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 18 जुलाई के शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर जीके पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपके अपकमिंग एसएससी सीरियल के एग्जाम में आपको हेल्प हो। आपको ये वीडियो तो देखना ही है। लास्ट में हम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करेंगे जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा तैयार होता जाए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नर्तकी नटराज पद्मश्री अवॉर्डी इन 2019 वॉज कन्फर्ड दिस अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, नर्तकी नटराज, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2019 में। तो वही पूछ रहा है कि क्यों दिया गया ये। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ओवरकमिंग सोशल एक्सक्लूजन थ्रू भरतनाट्यम डांस परफॉर्मेंस। देखिए, अगर आपको ये याद होता ना कि नर्तकी नटराज भरतनाट्यम से रिलेटेड है तो आपको बाकी सारे ऑप्शंस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉइन कॉल्ड डैश इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। यहाँ पे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर के सिक्कों की जगह सिल्वर का कौन सा सिक्का चलाया, मतलब उसका नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन सीमेंट इज। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सीमेंट में सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 17% एंड 25% के बीच में। अगला क्वेश्चन है, According to article dash of the Constitution of India, it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको ट्रिक की मदद से याद भी कराया है। और मैंने कहा था आप एच से याद रखिएगा ह्यूमनिज्म। तो अगर आपसे पर्टिकुलर आर्टिकल भी पूछता तब भी आप आंसर मार्क कर लेते अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 51 का ए, क्योंकि ये जो है ना ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी वो आती है आर्टिकल 51 के ए में। तो यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटी डिटेल में याद करवाया था एक शिफ्ट में, तो आप पहली वाली शिफ्ट का सोल्यूशन जहाँ से मैंने कराया है 14 जुलाई शिफ्ट 1, वहाँ से आप देखिएगा प्लेलिस्ट से जाके, तो आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे। यहाँ से आप ज़रूर याद रखेंगे कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। और अगर आपसे पूछे कि पहले कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, तो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, लेकिन जो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी है ना, 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। और ये बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ी गई थी और स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर इसको ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोयप्पन्स स्कीम विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डिनोटेड बाय CWG। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोयप्पन का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग CWG से आपको कौन सा क्लाइमेट समझ में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनसून विथ ड्राई विंटर। और देखिए, इससे ना कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आप ये याद रखेंगे ना तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप से बना पाएंगे। तो देखिए, कोयप्पन ने जो क्लासिफिकेशन दिया ना उसमें इन्होंने बहुत ब्रॉड टर्म में इसको डिफाइन किया कि किस क्लाइमेट को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। एक तो इन्होंने दिया कैपिटल लेटर और एक तो दिया इन्होंने स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में इन्होंने दिया ABCDE। ए का मतलब इन्होंने बोला कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होगा तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बी से इन्होंने बोला ड्राई क्लाइमेट हम रिप्रेजेंट करेंगे। सी से वार्म टेम्परेट और डी से स्नो फॉरेस्ट और ई से पोलर टाइप, यानी जहाँ पे बहुत ठंडी होती है उसको। और फिर इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स भी दिए, जैसे कि स्मॉल एफ का मतलब है नो ड्राई सीजन, यानी कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे होती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं फ्लड से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इन्होंने एफ से जो है उसको दिया नो ड्राई सीजन का मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिश हो। स्मॉल एम का इन्होंने बोला मॉनसून क्लाइमेट,
स्मॉल w मतलब विंटर ड्राई और स्मॉल s का मतलब समर ड्राई। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या दिया था, CWG, तो w का मतलब विंटर ड्राई, तो देखिए यहाँ पे ड्राई विंटर, और किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है। तो अगर आपको ये कैपिटल लेटर और इनका मीनिंग और स्मॉल लेटर और उनका मीनिंग याद है तो आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ से अब आप याद रखिएगा ना कि CS अगर आपसे कभी भी पूछे तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और बार बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि CS से आपको कौन सा क्लाइमेट समझ में आता है, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन है द हेमीज फेस्टिवल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ विच रिलीजन। कह रहा है कि हेमीज फेस्टिवल जो है इसमें कौन से धर्म का प्रभाव है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बुद्धिज़्म। क्यों? क्योंकि ये हेमीज फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में, और वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको याद रखना लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे कि लोसार, हेमीज, दोसमोचे, टकटोक एंड साका दावा। अब यहाँ पे ना सागा दावा एक होता है तो वो सिक्किम का होता है, उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको मैंने दूसरी वीडियो में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेल्स प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन। कह रहा है कि सेल में जो है प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको सेल के बारे में याद रखना है, और इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको सेल का काफ़ी डिटेल में बताया था, और वही चीज़ हम फिर से रिवाइज करेंगे यहाँ पर। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछे कि एनर्जी कहाँ बनती है सेल में, तो एनर्जी जो बनती है वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि कौन है जो कि अपनी खुद की कॉपी बना सकता है या रेप्लिका बना सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये खुद की कॉपीज बना सकता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो ATP को बोलते हैं। गोल्जी ऑपरेटस से आपको याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। और अगर पूछे कि पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम कौन करता है, तो ये भी गोल्जी ऑपरेटस ही करता है। ये सारे ना कीवर्ड्स हैं, अगर आपको जहाँ भी पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग दिखे तो आप गोल्जी ऑपरेटस मार्क करेंगे आंसर में। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ना जो रफ वाला होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और स्मूथ वाला फैट्स की सिंथेसिस करता है। अगला है यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी आत्महत्या की थैली। और ऐसा इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि लाइसोसोम में ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और वो फट जाता है और सेल को मार देता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और अब यहाँ से आपको याद रखना है, ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। सेल की डिस्कवरी जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और इन्होंने ना डेड सेल की खोज की थी। अगर पूछे कि कहाँ पर की थी तो कॉर्क में इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और अगर आपसे ईयर पूछ ले कि कब किया गया, तो 1674 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA की खोज किसने की। डबल हेलिकल का मतलब होता है द्विकुंडलनीय संरचना, जो कि ऐसे होता है ना DNA RNA का। तो वही पूछ रहा है कि किसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। और कब की थी इन्होंने, 1953 में। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और अगर आपसे पूछे कि कब की थी, तो 1831 में की थी। सेल के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तेलुगु मूवी RRR क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ गोल्डन ग्लोब फॉर द नाटू नाटू सॉन्ग कंपोज्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज़। यहाँ पे कह रहा है जो RRR मूवी थी उसमें नाटू नाटू सॉन्ग ने जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था उस टाइम में, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो वही पूछा है कि इसको जो है कंपोज किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, MM कीरवानी ने किया था। और ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ये न्यूज़ में चल रहा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन जुलाई 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत
for ensuring that every child in the country necessarily attains foundational literacy and numeracy by the end of grade dash। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी उस टाइम में करंट अफेयर्स में था, लेकिन ये निपुण भारत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रिप्लेस नहीं किया। यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में जुलाई में लॉन्च किया था निपुण भारत जो स्कीम है, और इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस क्लास तक के लिए ये किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3rd क्लास तक के लिए ये किया गया था, और एज ग्रुप तो 3 से 9 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलारिप्पू इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि अलारिप्पू शब्द जो है वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, भरतनाट्यम से रिलेटेड है, और भरतनाट्यम की रिगार्डिंग भी हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, और अगर आपसे पूछे कथकली कहाँ का है, तो ये केरला का एक और क्लासिकल डांस है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओडिसी उड़ीसा का है, और कथक जो है ये यूपी का है। भरतनाट्यम को हम सादिर अट्टम भी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे केवल सादिर ही लिखा होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किसी एक्सपोनेंट का नाम दिया था और वहाँ पे पूछ लिया था कि ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, और ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया ही नहीं था, मतलब वहाँ पे सादिर दिया था। तो आप ज़रूर याद रखेंगे कि भरतनाट्यम को सादिर या फिर सादिर अट्टम भी बोलते हैं। और ये जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस वगैरह हैं ना, उनका मेंशन अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर किया गया है, तो ये नाट्य शास्त्र में किया गया है, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, और इसको ना 5th वेदा यानी 5वां वेद भी बोलते हैं। और यहाँ से आप याद रखेंगे भरतनाट्यम के कुछ एक्सपोनेंट्स, रुक्मिणी देवी अरुणले, टी बाला सरस्वती, ई कृष्णा अय्यर, वसुंधरा दोरास्वामी, मृणालिनी साराभाई, मालविका सारुक्की एंड अलार्मल वैली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये सब, ज़रूर याद रखिएगा एक्सपोनेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टिप्लॉप्स। यहाँ पे देखिए सिंपली आपको याद करना है, टिप्लॉप्स पूछ रहा है क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड स्नेक। ये जो है ब्लाइंड स्नेक की फैमिली से आते हैं टिप्लॉप्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज रेफर्ड टू एज अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से टाइम पीरियड में जो भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, वो स्टैग्नेंट हो गया था, मतलब रुक गया था, ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1901 टू 1921। अब यहाँ से आपको 2011 के सेंसस से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि 2011 का जो सेंसस था वो किस नंबर का सेंसस था, तो वो 15th नंबर का सेंसस था। अगर पूछे कि उस टाइम में जब ये सेंसस हो रहा था तो थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी, तो 17.7%। और अगर आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो लगभग 17.5% यानी 17.5%। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिली थी, तो मेघालय में। और अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ देखने को मिली थी, तो बिहार में। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी 1106, और अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो सबसे कम थी। अब यहाँ से आपको ये चीज़ और याद रखना है जो बहुत बार पूछा जाता है, लिटरेसी रेट। अगर आपसे पूछे कि साक्षरता दर कितनी थी ओवरऑल, तो 74.04%। लेकिन अगर आपको मेल और फीमेल का अलग अलग पूछे, तो मेल का लिटरेसी रेट था 82.14% एंड फीमेल का था 65.46%। अगर बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, यानी कि 1000 जो बच्चे थे उन पे कितनी 1000 जो लड़कियां थीं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 914 पर 1000 मेल जो बच्चे थे उन पे। और अगर आपसे ओवरऑल सेक्स रेशियो पूछे कि यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो 943 पर 1000 मेल। और एक क्वेश्चन ना ये भी पूछा हुआ है, आप ऐसे मत सोचिएगा मैंने इसको क्यों लिखा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंदूज की पॉपुलेशन थी 80.5%, मुस्लिम पॉपुलेशन थी 13.4%, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 14% दिखे तो आप उस पर भी आंसर मार्क कर सकते हैं अगर ये ना हुआ तो। क्रिश्चियन की पॉपुलेशन थी 2.3%,
और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शहरी आबादी कितनी थी, तो 377 मिलियन थी, जो कि 31.2% बनता है। अब देखिए, अगर आपको अर्बन पॉपुलेशन याद है तो आप रूरल पॉपुलेशन बता सकते हैं ना, 68 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर पूछा जाए कहाँ का था, तो केरला का था 94%। और अगर आपसे पूछे कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ की थी, तो बिहार की। और यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ ले, सबसे साक्षर जिला अगर पूछे, तो सरछिप था, जो कि मिजोरम में आता है। और अगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछे तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। ये जो सेंसस हम बहुत बार बात करते रहते हैं ना, तो पहली बार सेंसस हुआ था 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे, जब वो यहाँ पे इंडिया में था, लेकिन वो पूरा कंप्लीट सेंसस नहीं था, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस, जो कि 1872 में हुआ। लेकिन पहला सिंक्रोनस या फिर कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था। WC प्लाउडेन उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर थे और लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं हेनरी वॉल्टर को। अगला क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान वॉज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस्ड किए गए, किस 5-year प्लान में, तो राइट आंसर हो जाएगा 8th 5-year प्लान। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब LPG रिफॉर्म जो 1991 में आया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो 8th 5-year प्लान का टाइम पीरियड था 1992 से लेकर 1997 तक, तो इसी वजह से ये इसी टाइम पीरियड में आएगा, तो 8th 5-year प्लान। 5-year प्लान के रिगार्डिंग भी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं पिछले वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए। देखिए, अगर आपसे पूछे ना इंडिकेटिव प्लानिंग के नाम से हम किस 5-year प्लान को जानते हैं, तो 8th 5-year प्लान को। ये सारे कीवर्ड हैं, आपको ज़रूर याद रखना है, और सीधा ऐसे पूछा हुआ है कि इंडिकेटिव प्लानिंग किस 5-year प्लान को हम बोलते हैं, तो 8th 5-year प्लान को। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है वो दिया गया 5th 5-year प्लान में। और अगर बात करें कि किस 5-year प्लान का गोल था इंक्लूसिव ग्रोथ, तो 11th 5-year प्लान का। और अगर आपसे पूछे कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है टारगेट रखा गया था किस 5-year प्लान में, तो 12th 5-year प्लान में। 5-year प्लान तो पहले बनते थे लेकिन अभी नहीं बनते, क्यों? क्योंकि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया 1 जनवरी 2015 में। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना, ये भी SSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5-year प्लान कब आया, 1951 में, 1956 तक रहा। और अगर पूछे कि किस मॉडल पर बेस्ड था, तो हैरत-दोमर मॉडल पर बेस्ड था ये। और एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि प्लान हॉलीडे कब आया, मतलब कब कब हमारा 5-year प्लान बना ही नहीं, तो 3 सालों के लिए प्लान हॉलीडे था 1966 से लेकर 1969 तक। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया और काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ गया था, तो 3 कारण थे जिसकी वजह से प्लान हॉलीडे रहा था 3 साल के लिए। और ये क्वेश्चन ना स्टेटमेंट में देके पूछा था कि कौन सा रीज़न था प्लान हॉलीडे का और कौन सा नहीं था, तो ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, सेकेंड 5-year प्लान जो है वो PC महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, थर्ड वाला गडगिल मॉडल पर बेस्ड था, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन 4th सेट इन वॉलीबॉल। कह रहा है कि वॉलीबॉल के चौथे सेट में कितने पॉइंट्स होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे हो जाएगा 25 पॉइंट्स जो है इसमें होते हैं 4th सेट ऑफ वॉलीबॉल में। यहाँ से आपको याद रखना है कि वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है 6 होता है, हैंडबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं और फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड दी बारदोली सत्याग्रह। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने बारदोली सत्याग्रह को लीड किया था, किस लीडर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल जी ने। और अगर बात करें ये बारदोली सत्याग्रह हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था गुजरात में। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1928 में। और इसके बाद ही वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार का टाइटल दिया गया। और अगर बात करें गांधी जी के इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स की, तो उसके पहले आप ये जान लीजिए ना कि गांधी जी इंडिया कब आए,
तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से देखिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, ताकि कभी भी आपसे क्वेश्चन बन जाए ना तो आप उसको कर लें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि ये ऑर्डर में लगाने के लिए दे देगा, तो आपको ईयर पता होना चाहिए, तभी आप ऑर्डर में इसको कर पाएंगे। अगर किसी मूवमेंट के बारे में पर्टिकुलरली क्वेश्चन आएगा तो उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप ये जान लीजिए कि चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ, खेड़ा मूवमेंट उसके बाद हुआ 1918 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी CDM जिसको बोलते हैं वो 1930 में हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में, सॉल्ट सत्याग्रह कई बार पूछा हुआ है कब हुआ, या दांडी मार्च वगैरह, तो 12 मार्च को 1930 में ही, इंडिगो रिवोल्ट या फिर इंडिगो रिबिलियन अगर आपसे पूछे कि कब हुआ तो 1859 में बंगाल में हुआ। और इस पे एक बुक लिखी थी ना दीनबंधु मित्र ने, नील दर्पण, तो ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लेगा आपसे नील दर्पण किसने लिखा, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। अगला है यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1924 वाला जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी, और ये इकलौता इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसको गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, और कहाँ पर की थी, बेलगाम कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संस्थात्मक स्रोत क्या है क्रेडिट लेने का, मतलब लोन वगैरह लेने का, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक। अगर ये मनी लेंडर्स पूछे तो ये तो ट्रेडिशनल सोर्स है ना, मतलब पुराना तरीका है ना कि लोन लेने ज़मींदार के पास कोई चला जाता था, लेकिन अभी अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है कॉमर्शियल बैंक्स। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई द। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कभी भी स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, विधान परिषद एंड विधानसभा, उसके इलेक्शन के लिए नहीं बनी होती। ये लोग केवल लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराते हैं, जैसे कि पंचायत वगैरह का, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 243K में। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, एक बार पूछा हुआ है ये एग्जाम में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो वो आता है आर्टिकल 324 में। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है गवर्नर से कि गवर्नर जो है, एक ही गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है कि एक गवर्नर ही एक या एक से ज़्यादा राज्यों में हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 153 में ऐसा लिखा है। अगर आपसे पूछे कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए तो गवर्नर के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 153 में लिखा है। अगर आपसे पूछे कि गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो किस आर्टिकल में आता है, तो और यहाँ पे मैंने जो चीज़ें भी लिखी हैं ना वो एग्जाम में पूछा हुआ है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे फिल्टर करके लिखी है। और अगर आपसे पूछे कि पार्डनिंग पावर यानी क्षमादान की शक्तियाँ जो है गवर्नर की, वो किस आर्टिकल में आती हैं, तो आर्टिकल 161। लेकिन जो प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति होती है ना और गवर्नर की, तो प्रेसिडेंट की ज़्यादा शक्तियाँ होती है, गवर्नर की उससे कम। अब देखिए प्रेसिडेंट का अगर आपसे पूछे कि क्षमादान की शक्तियाँ किस में आती हैं, तो आर्टिकल 72 में आती हैं। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में आता है कि इलेक्शन कैसे होगा, लेकिन आर्टिकल 54 में है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी कि उनका महाभियोग किस में लिखा है, तो आर्टिकल 61 में लिखा है। अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 123 के तहत। टर्म अगर पूछे कि किस में लिखा है इनका कार्यकाल, तो आर्टिकल 56 में। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेसिडेंट का जो है अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल है 123, लेकिन गवर्नर का है 213, तो बस 2 को आगे कर दीजिए, 1 को बीच में। अगला क्वेश्चन है
विच साइंटिस्ट रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस इन 1796? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जियोग्राफी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन से साइंटिस्ट ने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया, यानी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की उसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पियरे लाप्लास, या फिर आप लाप्लास याद रखिए केवल, कि इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा रिवाइज किया, इसमें कुछ चेंजेस किए। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, दिया किसने था ये पहली बार, तो इमैनुअल कांट ने दिया था 1755 में। ईयर भी पूछा है, नाम भी पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी, तो हैरी हैमंड हेस ने दी थी। और ये भी पूछा है कब दी थी, तो 1960 में दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जाहिर सी बात है पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आपसे पूछे तो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। अगर पूछे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, मतलब किसने कहा था कि अभी भी यूनिवर्स जो है ना एक्सपैंड कर रहा है, तो एडविन हबल ने दिया था ये थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपसे पूछे किसने दिया, तो जॉर्ज लेमाइटर जी ने दिया था। और अगर आपसे पूछे स्टेडी स्टेट थ्योरी, तो फ्रेड होयल ने दिया। और ये सारे जो है एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर फॉर द पीरियड ऑफ जून 21 टू जून 24? तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक के लिए एजुकेशन एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह दिसाले जी को। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन हैज़ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया? यहाँ पे कह रहा है कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का। राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो भी हैं इंडिया में, चाहे वो हमारी आयरन की माइंस हो, चाहे कोल माइंस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कॉपर हो, तो इन सब का मैंने आपको बताया था डिटेल में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंडियन रेलवेज ऑन अक्टूबर 7, 2021 लॉन्च्ड एंड ऑपरेटेड 2 लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन्स नेम्ड डैश टू प्रोवाइड अ वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स इन क्रिटिकल रेल सेक्शंस। यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन रेलवे ने अक्टूबर 2021 में 2 फ्रेट ट्रेन्स जारी की, तो उनका नाम आपसे सिंपली पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, त्रिशूल एंड गरुड़। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आपसे पूछी जाए कि फर्स्ट जो है ट्रेन या फर्स्ट जो है रेलवे लाइन इंडिया में कब लगी, कब बिछाई गई, 1853 में। और अगर आपसे पूछे कहाँ से कहाँ तक इसको लगाया गया था या बिछाया गया था, तो मुंबई टू थाने, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईयर पूछा था डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाउ मेनी ओवर्स कैन अ बॉलर बॉल इन ओडीआई क्रिकेट मैचेस? यहाँ पे कह रहा है कि ओडीआई क्रिकेट मैच में एक बॉलर कितने ओवर जो है बॉलिंग कर सकता है मैक्सिमम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 ओवर जो है मैक्सिमम ये बॉल कर सकते हैं एक बॉलर, ठीक। ओडीआई का मतलब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। देखिए अब यहाँ से आपको वो चीज़ें याद रखनी है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट ओडीआई मैच कब हुआ, 1971 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंग्लैंड जीता था उस टाइम में। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ, तो 1975 में। फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स कब हुआ, 1960 में हुआ, इटली में। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स अगर पूछे तो 1896 ग्रीस एथेंस में हुआ। अगला है फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुआ, ये भी पूछा है, तो पर्टिकुलरली चैमोनिक्स में हुआ था, बट अगर केवल कंट्री आपको ऑप्शन में दे तो फ्रांस में हुआ था। और ईयर भी पूछा है, 1924 में हुआ था। फर्स्ट एशियन गेम, ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला एडिशन ही इंडिया में हुआ था 1951 में न्यू दिल्ली में। फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स अगर पूछे तो 2010 सिंगापुर में हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अपकमिंग स्पोर्ट 2 है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे, तो इटली में होगा, लेकिन अगर आपको सिटी का नाम दे दिया जाए तो मिलान और कॉर्टिना में होगा। और देखिए 2031 का अभी से डिसाइडेड है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, तो इंडिया एंड बांग्लादेश मिलके होस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स गेव अप वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग? ये देखिए क्वेश्चन ना मतलब रिपीट हो ही जाता है 3-4 बार जब सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम होता है
कि किसने जो है कलिंगा वॉर लड़ा, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि किस ईयर में लड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अशोक ने लड़ा था। और बैटल ऑफ कलिंगा 261 BC में हुआ था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट विच वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। मुस्लिम के रिवाइवल्स के लिए भारत में किसने अलीगढ़ मूवमेंट को फाउंड किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटलॉयड्स। तो हमने पढ़ा है ना, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन इनके बीच में मेटलॉयड्स आते हैं जिनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है, और ये ना ही मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं। तो देखिए, इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरॉन, सिलिकॉन एंड एंटीमनी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो ज़रूर याद रखेंगे आप। और वैसे भी आप कर सकते थे कि एल्यूमिनियम जो है ये मेटल है, आयरन मेटल है, तो 3 ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाते, तो सी अपने आप सही हो जाता। अब देखिए, यहाँ पे हमने 18 जुलाई के शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन कर लिया है। अब हम करेंगे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, ये बहुत ज़्यादा जो है पुराना फुटबॉल का ट्रॉफी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में खेला जाता है। तो संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है फुटबॉल से। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2024 वाला जो मार्च में हुआ था, आई थिंक, हाँ मार्च में हुआ था, तो आप बताइए कि संतोष ट्रॉफी 2024 वाला किसने जीता है और कहाँ पर होस्ट हुआ था। अगर आप सर्च करेंगे ना, आप सर्च करके भी बताएंगे तब भी कोई बात नहीं है, कम से कम आपको वो चीज़ याद तो रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टेड 2+2 डायलॉग विथ विच कंट्री रिसेंटली। इंडिया ने 2+2 डायलॉग किसके साथ स्टार्ट किया हाल ही में? तो देखिए, 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों की मीटिंग होती है, तो उसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। और ये ना बहुत कम कंट्रीज़ के साथ होता है, जैसे कि इंडिया का 2+2 डायलॉग होता है यूके के साथ, यूएसए के साथ, रशिया के साथ एंड जापान के साथ। तो अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है ब्राज़ील के साथ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे 2024। इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो है थीम पूछ रहा है आपसे 2024 वाला। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते कब है, तो 8 मार्च को। और इनका जो 2024 वाला थीम था वो था इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सिलरेट प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 71st मिस वर्ल्ड 2023 की कौन है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना प्लिशकोवा। और अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पर होस्ट किया गया, तो इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई। तो ये देखिए, हमने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन किए इंपॉर्टेंट, और हमने जो है शिफ्ट का भी सोल्यूशन देखा। आई होप आपके लिए ये वीडियोस रिवीजन में काफ़ी काम आएंगी। और मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर 14 जुलाई शिफ्ट 1 जो कि पहला पेपर था सीजीएल का, वहाँ से आप स्टार्ट करिए, देखिए तो आपको क्वेश्चन बार बार जो रिपीट होते हुए मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।